हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांगलिन की मेन बॉडी के साथ साथ उसका क्लोन भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल में ब्रेक थ्रू कर चुका था। लेकिन क्योंकि वांगलिन की मेन बॉडी के अंदर एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस मौजूद थी, तो इसलिए वांगलिन की मेन बॉडी एंशिएंट गॉड बनी थी, जबकि उसका क्लोन एक नॉर्मल गॉड ही बन पाया था। लेकिन क्योंकि वांगलिन के क्लोन के पास आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर आ चुकी थी, तो इसलिए नॉर्मल गॉड्स उसके आसपास भी नहीं थे। और उसी के साथ साथ वांगलिन के क्लोन को डिवाइन सोल भी मिल चुके थे, जिसके बाद वांगलिन एक टेलीपोर्टेशन ट्रायल को हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर चला गया था, जहाँ पे उसका मुकाबला वंडरिंग सोल के साथ भी होता है। लेकिन क्योंकि वांगलिन तो खुद एक सोल ईटर था, तो इसलिए वो वंडरिंग सोल्स वहाँ पे वांगलिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, और वांगलिन ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस टेलीपोर्टेशन ट्रायल को हासिल कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगलिन अब जब चाहे जहाँ पे मर्जी टेलीपोर्ट हो सकता था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो कल्टीवेटर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि आज की इस ऑक्शन के अंदर तो कुछ भी खास नहीं था। मुझे तो लगता है कि हमारे इस कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रेस कहीं गायब होते चले जा रहे हैं। जिसपे उसका साथी वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है, असल में आजकल चारों टॉप मेजर सेक्ट्स हर जगह ट्रेस की तलाश कर रहे हैं, और उन्हें जो कोई भी अच्छा ट्रेस दिखाई देता है उसे वो लोग उसी पल खरीद लेते हैं। इसीलिए आजकल ऑक्शन हाउसेस में भी कुछ ज्यादा खास ट्रेस देखने को नहीं मिल रहे। अपने साथी कल्टीवेटर की ये बात सुनकर वो दूसरा कल्टीवेटर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन चारों मेजर सेक्ट्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर इस सब के पीछे उनका मकसद क्या है? और इससे आगे वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता, उससे पहले उसका साथी जल्दी से उसे वहाँ पे चुप करवा देता है और उसके क्लोज जाकर उसके कान में वहाँ पे बताते हुए कहता है, असल में चारों मेजर सेक्ट्स फायरी वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत ही जल्द फायरी वर्ल्ड का गेट ओपन होने वाला है। अब उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले वाले कल्टीवेटर को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखते हैं, जो कि अपनी मस्कीटो फ्लाइंग बीस्ट से होता हुआ बहुत ही तेजी के साथ डेविल सी के अंदर आ चुका था, और वहाँ से एंशिएंट गॉडलैंड में जाने वाले एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे की तरफ जा रहा था। जहाँ जाते हुए वांगलिन अपने मन में कहता है, साउथर्न कंट्री और स्नोलैंड की फाइट के दौरान मेरा मैजिक वेपन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है, और ऊपर से फायरी लैंड का पोर्टल बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है, जहाँ पे अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि वहाँ पे और भी काफी सारे क्लैंस के लोग आने वाले हैं, जिनसे निपटने के लिए मेरे पास अपने सोल कैचिंग फ्लैग का होना जरूरी है, और उसी के साथ साथ फायरी लैंड के अंदर सरवाइव करने के लिए मुझे कुछ और भी तैयारियां करनी होगी। लेकिन सबसे पहले तो मुझे अपने फॉरबिडन फ्लैग को ही ठीक करना होगा। और ये कहकर वांगलिन सीधा वहाँ पे टेलीपोर्ट होता हुआ उसी एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी एंशिएंट गॉडलैंड के एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो रखा था, और उसके अंदर एंशिएंट गॉडलैंड की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे इधर उधर मूव कर रही थी, जिसके ऊपर वांगलिन के फ्लाइंग बीस्ट की नजर पड़ जाती है। इसलिए वो वहाँ पे तेजी के साथ उड़ता हुआ सीधा उसी पोर्टल के पास ही चला जाता है, जहाँ पे वो इस डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वो डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी भी वहाँ पे बिल्कुल एक बीस्ट की तरह इधर उधर मूव करते हुए उस फ्लाइंग बीस्ट के हाथ में नहीं आ रही थी। इसलिए वो दोबारा वहाँ पे वांगलिन के पास आ जाता है, और इशारे से ही वांगलिन को वहाँ पे उसके लिए वो डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी लेने के लिए बोलने लगा था, जो देखकर वांगलिन वहाँ पे अपने मस्कीटो फ्लाइंग बीस्ट से सवाल करते हुए पूछता है, क्या वो चीज तुम्हारे काम की है? जिसपे वो फ्लाइंग बीस्ट भी हाँ में अपना सर हिला देता है, जो देखकर वांगलिन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड को बना लेता है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर से उस डिवाइन एनर्जी को भी बाहर ले आता है, जो कि पहले तो वहाँ पे एक पैरासाइट की तरह जिंदा दिखाई दे रही थी। लेकिन वांगलिन वहाँ पे अपनी डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करके उस डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे उसे अपने बीस्ट को खाने के लिए दे देता है। और जैसे ही फ्लाइंग बीस्ट उसे वहाँ पे खाता है, तो हम देखते हैं कि अचानक उस फ्लाइंग बीस्ट का पूरा रूप ही वहाँ पे चेंज होने लगा था। सबसे पहले तो उस फ्लाइंग बीस्ट का साइज वहाँ पे बढ़ता है, और उसी के साथ अचानक ही वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही फ्लाइंग बीस्ट का रूप वहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुका था। और उसकी बॉडी से निकलने वाली गोल्डन एनर्जी को देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो एक वाली स्पिरिट बीस्ट है, जो देखकर तो वांगलिन को भी काफी बड़ा झटका लगता है। वो हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो चीज इतनी ज्यादा कमाल की निकलेगी कि वो मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट की पावर को इस हद तक बढ़ा देगी। इसलिए वांगलिन वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी का एक टुकड़ा वहाँ पे सीधा उस पोर्टल के अंदर ही भेज देता है, जो कि उस पोर्टल के अंदर जाते ही वांगलिन की सोल फॉर्म ले लेता है। और वहाँ पे वांगलिन को अपने सामने काफी सारे एनर्जी पैरासाइट्स दिखाई देते हैं, जिन्हें वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से अपने जेंट स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लेता है, जिन्हें लेकर वो वहाँ पे वापस आते हुए अपने फ्लाइंग बीस्ट को ही खाने के लिए दे देता है, और अपने फ्लाइंग बीस्ट से कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं पे रुककर मेरा इंतजार करना। और ये कहकर वांगलिन वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करने के लिए गॉड स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है, और उन गॉड स्टोन्स की मदद से उस टेलीपोर्टेशन एरे को एक्टिवेट करते हुए सीधा वहाँ पे एंशिएंट गॉडलैंड के अंदर पहुंच जाता है। जहाँ पहुंचते साथ ही वांगलिन एंशिएंट गॉडलैंड के फर्स्ट लेवल को देखते हुए कहता है, अभी मैं एंशिएंट गॉडलैंड के आउटर एरिया में मौजूद हूँ, और अगर मैं एंशिएंट गॉडलैंड के इनर एरिया के अंदर नहीं जाता तो टाउसन कभी भी मुझे यहाँ पे नोटिस नहीं कर पाएगा, और अगर फिर भी वो यहाँ पे भी मुझे नोटिस कर लेता है तो मैं अपने अभी की कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक बहुत
बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से निकल सकता हूँ। और यही सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ पे एक बड़े से स्टोन के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, जहाँ वांग लिन उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए खुद से ही कहता है कि पिछली बार मैंने अपने फॉरबिडन फ्लैग को लेवल सी के अंदर रिफाइन किया था, लेकिन उसे रिफाइन करने के चक्कर में वहाँ पे हेवनली ट्रबुलेशन आ गई थी, जिसके चलते मुझे बाद में काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उस फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन करता हूँ तो मुझे उस हेवनली ट्रबुलेशन को लेकर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये एंशिएंट गोडलैंड का आउटर एरिया है जहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं जाने वाला। और ये सोचकर वांग लिन वहाँ पे अपने फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन करने के लिए वहीं पे बैठ जाता है। जहाँ बैठते साथ ही वांग लिन सबसे पहले तो वहाँ पे एक रिफाइनिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और उसी के साथ वहाँ पे एक गोड स्टोन को भी बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर वांग लिन वहाँ पे लगातार अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस एनर्जी के साथ साथ अपनी डेप्थ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर को भी डाले जा रहा था। और देखते ही देखते काफी सारे दिनों की मेहनत के बाद वांग लिन फाइनली अपने फॉरबिडन फ्लैग को दोबारा से ठीक कर लेता है और अब बस उसे वो रिफाइन करने से बस एक कदम ही दूर था। लेकिन अचानक ही वांग लिन वहाँ पे अपने आखिरी स्टेप को रोकते हुए खुद से ही कहता है, अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ तो टाओ सैन की नजर यहाँ पे मुझ पे पड़ गई तो, या फिर इस फॉरबिडन फ्लैग की हेवनली ट्रबुलेशन ने यहाँ पे किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया तो मेरे लिए यहाँ पे काफी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। पर अगर मैं अपने स्टेप को यहीं पे रोक देता हूँ तो मैं अपने फॉरबिडन फ्लैग को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाऊंगा, जिसका मतलब है कि मैं दोबारा अपने इस फॉरबिडन फ्लैग का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊंगा और ऊपर से फायरीलैंड की जर्नी में भी ये मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएगा। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था, लेकिन अचानक ही वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहता है कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा। इतना क्लोज आने के बाद मैं अपने इस फाइनल स्टेप को यहीं पे नहीं रोक सकता। और ये कहते हुए वांग लिन वहाँ पे अपनी एनर्जी का आखिरी टुकड़ा भी अपने फॉरबिडन फ्लैग के अंदर डाल देता है, जहाँ ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक उस फॉरबिडन फ्लैग के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिलने लगा था। और देखते ही देखते उस फॉरबिडन फ्लैग ने वहाँ पे हेवनली ट्रबुलेशन को भी समन करना शुरू कर दिया था। और अब की बार वाली हेवनली ट्रबुलेशन पिछली बार वाले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि वांग लिन का फॉरबिडन फ्लैग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। और अपने फॉरबिडन फ्लैग की ऐसी खतरनाक ताकत को देखकर वांग लिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और जब काफी देर गुजर जाने के बावजूद भी वहाँ पे कोई भी नहीं आता तो वांग लिन भी चैन की सांस लेते हुए कहता है, तो मेरा अंदाजा ठीक था, यहाँ पे किसी का भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। इसका मतलब है कि एंशिएंट गोडलैंड के इस एरिया के अंदर मुझे हेवनली ट्रबुलेशन को लेकर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे ख्याल से मुझे अपने इस फॉरबिडन फ्लैग की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसे रिफाइन कर देता हूँ तो इस फॉरबिडन फ्लैग की पावर डबल हो जाएगी, जो कि मेरे लिए आगे चलकर और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और ये कहकर वांग लिन जल्दी से वहाँ पे अपने रिफाइन किए हुए वाटर को पी लेता है और उसके बाद वहाँ पे एक बार फिर से अपने फॉरबिडन फ्लैग की पावर को बढ़ाने में लग गया था, जहाँ इसी तरह से उस फॉरबिडन फ्लैग की पावर को बढ़ाते हुए वांग लिन को 3 दिनों का और समय लग जाता है। लेकिन 3 दिनों की लगातार मेहनत के बाद फाइनली अब वो फॉरबिडन फ्लैग वहाँ पे अपने पीक पे पहुंच चुका था। और जब वांग लिन वहाँ पे उसकी पावर को चेक करने के लिए उसे नीचे चट्टान पे मारता है तो उसके अंदर से निकलने वाले स्पिरिचुअल ऑरा के चलते हम देखते हैं कि आसपास के सभी स्टोन्स भी वहाँ पे टूटने लगे थे, जो देखकर वांग लिन अपने मन ही मन में काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मैं अपनी अभी की कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक इस फॉरबिडन फ्लैग की पावर को और ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, जबकि ये फॉरबिडन फ्लैग अभी भी अपने फुल पोटेंशियल से एक कदम दूर है। लेकिन फिर भी ये फॉरबिडन फ्लैग मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है और लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन में तो ये मेरा ट्रम्प कार्ड होगा, क्योंकि इसकी हेवनली ट्रबुलेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने से 2 गुना ज्यादा रियालम वाले कल्टीवेटर को भी हरा सकता हूँ। और ये कहते हुए वांग लिन के फेस के ऊपर स्माइल आ चुके थे। लेकिन अचानक से ही वांग लिन को वहाँ पे जनरल डाओ के एक टायर के बारे में याद आता है, जहाँ जनरल डाओ ने वांग लिन की मदद के बदले में उसे एक टायर देते हुए बोला था कि इस मैजिक वेपन को बीस्ट कास्टिंग सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी भी बीस्ट को पकड़ते हुए उसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जब तुम इस मैजिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए किसी बीस्ट को अपने कंट्रोल में लोगे तो वो बीस्ट तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए तुम जितने ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने कंट्रोल में लोगे वो उतनी ज्यादा तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करके किसी भी बीस्ट को अपने कंट्रोल में लेने से पहले एक बार उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। जनरल डाओ की ये सारी बातें याद करके वांग लिन वहाँ पे उसी मैजिक वेपन को बाहर निकालते हुए कहता है कि अगर मेरे हाथ में यहाँ पे एक और स्पिरिचुअल बीस्ट लग जाता है तो फायरीलैंड की ट्रिप मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा मुकाबला एक ड्रैगन बीस्ट के साथ हुआ था, जिसका मतलब है कि इस जगह पे स्पिरिचुअल बीस्ट की कमी नहीं है। और वैसे भी फायरीलैंड की ट्रिप में अभी थोड़ा समय बाकी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आसानी से अपने लिए एक स्पिरिचुअल बीस्ट को ढूंढ सकता हूँ। और ये सब सोचते हुए वांग लिन वहाँ पे एक स्पिरिचुअल बीस्ट की तलाश में ही निकल जाता है, जहाँ काफी देर ढूंढने के बाद वांग लिन की नजर 2 जंगली स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जो कि दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे को खत्म करने पे तुले हुए थे। और उन दोनों के दरमियान वहाँ पे इतनी खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी कि उनके आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे तबाह होता चला जा रहा था। और ऊपर से आपस में फाइट करते हुए उन दोनों की स्पीड भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 स्पिरिचुअल एनर्जीज आपस में टकरा रही हो, जो देखकर वांग लिन भी जल्दी से वहाँ पे चट्टानों के पीछे छुप जाता है और वहीं पे छुप कर ही उन दोनों की फाइट देखने लगा था, जहाँ पे उनमें से एक फ्रोग डिमोनिक बीस्ट था तो वहीं दूसरा
दूसरा एक ड्रैगन बीस्ट था। और तभी अचानक ही फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे अपनी थंडर पावर को समन करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे वो ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए बच गया था। और अब बारी थी उसके अटैक करने की, इसलिए वो वहाँ पे बिल्कुल एक जंगली बीस्ट की तरह जोर जोर से रोर करते हुए लाइट की स्पीड से वहाँ पे उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो देखकर वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे जल्दी से एक बार फिर से अपने थंडर अटैक को रेडी करने लगा था। जो देखकर लिंगजू भी वहाँ पे बाहर आकर एक्साइटेड होते हुए कहता है ये दोनों जंगली स्पिरिचुअल बीस्ट बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट लड़ रहे हैं। लिंगजू की ये बात सुनकर वांग लिन उसे वहाँ पे टोकते हुए कहता है कि ये फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट कोई जंगली बीस्ट नहीं है, बल्कि ये एक टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट की आपस की लड़ाई वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही थी, जिसमें साफ साफ वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर भारी पड़ रहा था। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए कहता है कि सिर्फ एक टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट होने के बावजूद भी ये यहाँ पे एक जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट का मुकाबला कर पा रहा है। और ये बात अपने आप में इस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट को बहुत ज्यादा खास बना रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक कि वो ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब वो ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट उसे वहाँ पे काटने की कोशिश करता है तो उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट के ऊपरी शेल के ऊपर कांटे लगे हुए थे, जिन्होंने उल्टा वहाँ पे उस ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट को ही घायल कर दिया था। हालांकि वो ड्रैगन भी वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन साथ ही साथ उसने वहाँ पे उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे उस ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट की तारीफ करते हुए कहता है ये जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है मास्टर, मेरे ख्याल से आपको इसे ही अपना स्पिरिचुअल पेट बनाना चाहिए। जिसपे वांग लिन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे अभी के कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक मैं अभी तक भी जंगली स्पिरिचुअल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। और रही बात इस टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल बीस्ट की, तो हाँ इसके ऊपर मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन ये सब मुझे उस जंगली स्पिरिचुअल बीस्ट की नजर में आए बगैर करना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट को अपना स्पिरिचुअल पेट बना लेता हूँ तो वो जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे मेरे पीछे पड़ जाएगा। इसी बीच हम देखते हैं क्या वो जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसके चलते बेचारा वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट भी लगातार अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच वो ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट अचानक ही वहाँ पे उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देता है। जो देखकर वांग लिन भी जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपने गोल्ड स्टोन्स को बाहर निकालते हुए पहले वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरो को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिट फॉर्म में वहाँ पे उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट के सामने आते हुए उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे अपनी जान नहीं गंवाना चाहते तो चुपचाप मेरे साथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना लो। और ये कहते हुए वांग लिन अपने मैजिक वेपन को वहाँ पे उसके ऊपर फेंक देता है। वहीं उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट को भी एहसास हो गया था कि अगर वो यहाँ पे वांग लिन की बात नहीं मानता तो वो जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे उसकी जान ले लेगा। इसलिए वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए वांग लिन के मैजिक सर्कल के आर पार गुजर जाता है। और ऐसा होते ही अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसके चलते ना सिर्फ वो वहाँ पे उस जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट के अटैक से बच गया था, बल्कि उसी के साथ साथ वांग लिन उसे जल्दी से लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे वांग लिन का स्पिरिचुअल पेट बनता है तो अचानक ही वो वहाँ पे वांग लिन की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे वांग लिन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। पर अभी क्योंकि वहाँ पे ये सब सोचने का समय नहीं था, इसलिए वांग लिन जल्दी से अपने उस स्पिरिचुअल पेट को लेते हुए सीधे वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर चला जाता है। जो देखकर वो जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट भी वहाँ पे उसके पीछे जाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन तब तक वांग लिन वहाँ से जा चुका था। और अगर वांग लिन को वहाँ पे एक भी सेकंड की देरी हो जाती तो वांग लिन को वहाँ पे स्पिरिचुअल ड्रैगन बीस्ट के साथ मुकाबला करना पड़ता। जबकि वहीं अपने शिकार को अपने हाथों से जाते हुए देखकर वो जंगली ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे जोर जोर से रोर करने लगा था। और उसका गुस्सा वहाँ पे इतना ज्यादा भयानक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे तबाह होने लगा था। इसी बीच हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे किसी तरह से टेलीपोर्ट होते हुए वापस पहुंच जाता है, जहाँ पे आते साथ ही वांग लिन की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। जो देखकर उसका फ्लैंक बीस्ट भी वहाँ पे जल्दी से उसकी तरफ आके बढ़ता है और ऊपर से लिंगजू भी बाहर आते हुए वहाँ पे वांग लिन को संभालने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर वांग लिन भी जल्दी से वहाँ पे अपनी हेमली पल की मदद से रिफाइन किए हुए पानी को पी लेता है, जिसे पीते साथ ही वांग लिन की स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे काफी हद तक रिकवर हो जाती है। जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे फाइनली चैन की सांस लेते हुए कहता है वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। एक ही झटके में उसने ऑलमोस्ट मेरी बॉडी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर लिया था। शुक्र है मैंने वहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को पहले से एक्टिवेट कर रखा था, वरना तो उस जंगली स्पिरिचुअल ड्रैगन बीस्ट के हाथों से बच पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और ये सोचकर वांग लिन जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए अपने उसी मैजिक सर्कल को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर से अचानक ही वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट वहाँ पे निकलकर बाहर आता है, जहाँ उसे देखकर एक पल के लिए तो मस्कीटो फ्लैंक बीस्ट भी वहाँ पे डर के मारे पीछे हटने लगा था। और ऊपर से वो फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट भी उसे वहाँ पे घूर घूर के देख रहा था, जबकि वो मैजिक सर्कल वहाँ पे खुद ब खुद ही छोटा होते हुए वांग लिन की कलाई में आ जाता है। और ऊपर से उस मैजिक सर्कल से एनर्जी का एक टुकड़ा होते हुए सीधा वांग लिन के सोल सीरियल के अंदर चला जाता है, जिसका मतलब था कि वांग लिन ना सिर्फ वहाँ पे ऑफिशियली उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट का मास्टर बन चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ वांग लिन को वहाँ पे उस फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट की सारी एबिलिटीज के बारे में भी
पता चल चुका था। और जैसे ही वांग लिन को वहाँ पे उसकी एबिलिटीज के बारे में पता चलता है तो वांग लिन वहाँ पे उससे और भी ज्यादा इंप्रेस होते हुए कहता है ओ तो ये एक थंडर फ्रॉग है। हालांकि ये बस एक टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल बीस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार यहाँ पे मेरी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब इसका भी मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर अचानक इसने फाइट के दौरान ही मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया तो मेरी जान भी फाइट के दौरान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम के हल के लिए मुझे स्टेट लॉक जैसा कोई हल ढूंढना होगा। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर पड़ती है, जो कि दोनों ही लगातार वहाँ पे गुस्से से एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। और वांग लिन वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही अचानक ही वो दोनों बीस्ट वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ एक तरफ मॉस्किटो फ्लाइंग बीस्ट है अपनी अभी अभी मिली हुई डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रॉग डिमोनिक बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा था, तो वहीं वो फ्रॉग डिमोनिक बीस्ट भी अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और बार बार उन दोनों के आपस में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिलने लगा था, जो देखकर लिंगजू वहाँ पे डरते हुए कहता है आखिर इन दोनों ने अचानक से आपस में ही फाइट करना क्यों शुरू कर दी, जबकि वो दोनों बीस्ट थे कि वहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उल्टा वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को खत्म करने के लिए पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स करने लगे थे, जो देखकर वांग लिन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हो गया। और वांग लिन के ऐसा कहते ही वो दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन वो दोनों रुक तो गए थे पर उनका गुस्सा अभी भी वहाँ पे शांत नहीं हुआ था और वो दोनों बिल्कुल पहले की तरह वहाँ पे गुस्से से एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, जो देखने से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों कोई जानी दुश्मन है। और तभी वांग लिन वहाँ पे बैठते हुए अपने उन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट से कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए तुम में से कोई भी यहाँ पे गलती नहीं करेगा। और ऊपर से लिंगजू उन दोनों को रोकने के लिए वहाँ पे उनके बीच में बैठ जाता है, जो देखकर वो दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट वहाँ पे अब एक दूसरे को छोड़कर बेचारे लिंगजू को घूरना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वांग लिन ने उन दोनों को वहाँ पे सख्ती से मना किया था तो इसलिए वो दोनों वहाँ पे जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वांग लिन को वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए 6 दिन से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है। और इस बीच वो दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट भी एक दूसरे को घूरते हुए वहाँ पे एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे और उनके बीच का ये गैप हर गुजरते पल के साथ खत्म होता चला जा रहा था। उन दोनों की नजरें वहाँ पे वांग लिन के ऊपर टिकी हुई थी कि कब वांग लिन अपनी कल्टीवेशन से उठता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि ये सब देख देख कर तो बेचारा लिंगजू भी वहाँ पे पक चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों डिमोनिक बीस्ट से कहता है क्या तुम दोनों अपनी ये बकवास फाइट बंद करोगे? तुम दोनों पिछले 6 दिनों से लगातार ऐसे ही एक दूसरे को घूरे जा रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगजू की इन बातों का भी वहाँ पे उन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। और ऊपर से अभी तो वांग लिन भी कल्टीवेशन में बैठा हुआ था, पर अचानक से ही उस जगह का ऑरा चेंज होने लगता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिलने लगा था। और देखते ही देखते उस टेलीपोर्टेशन के ऊपर वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से वही डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी वाले पैरासाइट्स निकल कर बाहर आते हैं, जो देखकर तो लिंगजू डर के मारे वहाँ पे उन दोनों डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट के पीछे जाकर छुपते हुए वांग लिन से कहता है मास्टर प्लीज अब तो उठ जाइए, हमारी जान यहाँ पे खतरे में है। वही वांग लिन जो कि वहाँ पे बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा था, उसे भी अचानक ही वहाँ पे अपने पास किसी खतरे का एहसास होता है। और ये एहसास होते वांग लिन भी जल्दी से अपनी जगह से उठ जाता है, जहाँ उठते साथ ही वो उस अटैक को रोकने के लिए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेता है। लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वांग लिन के लिए भी उसे रोक पाना मुश्किल होता चला जा रहा था। इसलिए सबसे पहले वांग लिन अपने तीनों स्पिरिचुअल पेट्स को अपने पास रख लेता है और खुद वहाँ पे उस डिवाइन पैरासाइट से बचते हुए भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वो डिवाइन एनर्जी थी कि वहाँ पे वांग लिन का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो देखकर वांग लिन वहाँ पे अपने मन में कहता है कि मेरे अभी के कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक इस डिवाइन एनर्जी को रोक पाना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वांग लिन वहाँ पे उस डिवाइन एनर्जी से बचने के लिए जल्दी से वहाँ पे एक बार फिर से अपने गॉड स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए उस एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरो को एक्टिवेट कर देता है। और तब तक उस डिवाइन एनर्जी ने भी वहाँ पे एक बार फिर से वांग लिन के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन एरो एक्टिवेट होता है तो वांग लिन और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर डिवाइन एनर्जी को वो पैरासाइट गुस्से से वहाँ पे इधर उधर घूमने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को एक स्पेस चैनल के अंदर देखते हैं, जहाँ वांग लिन को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर लिंगजू उससे सवाल करते हुए पूछता है मास्टर आखिर अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जिसपे वांग लिन कोल्ड टून में उसे जवाब देते हुए कहता है एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, वुवेन कंट्री का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आज वो लोग अपने डिसेबल्स को ट्रेन करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के पोर्टल को ओपन करने वाले थे। और वुवेन कंट्री का मैसेंजर लॉर्ड वहाँ पे अनाउंस करते हुए सभी डिसेबल से कहता है कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हैं, जो आपको एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। वहाँ पे आप लोगों को काफी ज्यादा खास और पावरफुल ड्रेस देखने को मिलेंगे, जिन्हें हासिल करते हुए आप वापस आकर अपनी कंट्री को फायदा पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे आप अपने कल्टीवेशन लेवल को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप
इस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। असल में उस मैसेंजर का नाम सैन वैन था, जो कि वू वैन नाम की एक थर्ड लेवल की कंट्री के अंदर रहता था। इवन वो अपनी कंट्री का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर भी था, जो कि जस्ट अभी नेशंस और रियलम के लेट स्टेज पे ही पहुंच पाया था। और उस मैसेंजर का सिर्फ एक ही सपना था, अपनी वू वैन कंट्री को एक लेवल 4 की कंट्री बना पाना। जबकि लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके सभी डिसेबल्स वहाँ पे उसे ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगे थे। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि गॉड मैसेंजर भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने पास से कुछ गोल्ड स्टोन्स को बाहर निकाल लेता है और उसी के साथ साथ वहाँ पे अपने ब्लड ड्रॉप को भी उनके साथ मर्ज कर देता है। और ऐसा होते ही अचानक कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होकर आता और वो एनर्जी सीधा ऊपर जाकर आसमान के साथ टकरा जाती है, जिसके चलते वहाँ पे एक्स्ट्रा बैटलफील्ड का पोर्टल ओपन हो चुका था। और वहाँ पे उससे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी कि वहाँ पे लोगों के लिए खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। जो देखकर लॉर्ड मैसेंजर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। और ये कहते हुए जब लॉर्ड मैसेंजर उस पोर्टल के दूसरी तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे मौजूद हजारों की तादाद में वंडिंग सोल्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो लोग वहाँ पे और भी ज्यादा घबराते हुए कहते हैं कि आखिर ये वंडिंग सोल्स यहाँ पे क्या कर रही हैं। ये तो एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड की स्पेस क्रैक्स में पाई जाती थी, तो फिर ये वंडिंग सोल्स उन स्पेस क्रैक से बाहर आते हुए एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड में कैसे पहुंच गई, कहीं एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड वाली जगह डिस्ट्रॉय तो नहीं हो चुकी। और ये सब कहते हुए उन सभी लोगों की नजर वहाँ पे वांग लिन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर उन सभी को वहाँ पे वांग लिन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि उन्हें वहाँ पे लग रहा था कि वांग लिन अब वहाँ पे बहुत ही जल्द उन वंडिंग सोल्स के हाथों मारा जाने वाला है। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब सोच ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अचानक ही वहाँ पे अपनी सोल डिवोरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए एक ही झटके के साथ उन सभी की सभी वंडिंग सोल्स को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जो देखकर तो वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर के साथ साथ बाकी सभी लोगों की आंखें भी वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। और जैसे ही वांग लिन पीछे पलटते हुए उन लोगों की तरफ देखता है तो वो सभी लोग बेचारे और भी ज्यादा डर जाते हैं। और डरना बनता भी था, क्योंकि जो पर्सन हजारों की तादाद में वंडिंग सोल्स को एक साथ खत्म कर सकता है तो वो तो अकेला उनकी पूरी थर्ड लेवल की कंट्री तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब सोचते हुए डर ही रहे थे कि तभी अचानक ही वांग लिन एक ही झटके के साथ उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर आ जाता है। और वांग लिन के बाहर आते साथ ही एक्स्ट्रा ट्रायल बैटलफील्ड वाला वो पोर्टल भी वहाँ पे बंद हो जाता है। जबकि जैसे ही वांग लिन वहाँ पे बाहर आता है तो लॉर्ड मैसेंजर जल्दी से वांग लिन के सामने झुकते हुए उसे ग्रीट करता है और अपनी वू वैन कंट्री के अंदर वांग लिन का स्वागत करता है। और अपने लॉर्ड मैसेंजर को वहाँ पे ऐसा करते हुए देखकर बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही करने लगे थे। जो देखकर वांग लिन वहाँ पे लॉर्ड मैसेंजर से कोल टून में सवाल करते हुए पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वांग लिन की आवाज ही वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसे सुनकर ही लॉर्ड मैसेंजर के पसीने छूट जाते हैं। और वो वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ वांग लिन को जवाब देते हुए कहता है कि ये एक थर्ड लेवल की वू वैन कंट्री है। और ये कहते हुए लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे पूरी तरह से खामोश हो गया था, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे वांग लिन को गुस्सा आए। जबकि लॉर्ड मैसेंजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है, जिसके जाते ही लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे अपना पसीना साफ करते हुए चैन की सांस लेता है और खुद से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये पर्सन था कौन। न जाने उसे देखकर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि मैं अपने फैमिली के एंसेस्टर से मिल रहा हूँ, पर चलो शुक्र है कि वो चुपचाप हमारी कंट्री से चला गया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि दोबारा जाऊ कंट्री में आते हुए वापस से उसी केव में आ चुका था, जहाँ पे आते साथ ही वांग लिन एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए खुद से ही कहता है, मैंने ऑलमोस्ट फायरी लैंड की जर्नी की पूरी तैयारी कर ली है। मेरे फॉरबिडन फ्लैग की पावर डबल हो चुकी है, मेरे मस्कीटो फ्लाइंग बीस्ट की भी पावर डबल हो चुकी है, और उसी के साथ साथ मुझे एक फ्रॉग डेमोनिक बीस्ट भी मिल चुका है, जिसे स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करने के लिए मैंने 10,000 से भी ज्यादा वर्निंग सोल्स को भी पकड़ लिया। और ये सारी चीजें मिलकर फायरी लैंड के अंदर मेरी जान बचाने के लिए काफी है। अब बस एक चीज ही बची है। और ये कहकर वांग लिन अपने पास एक वुडन के टुकड़े को बाहर निकाल कर एक बार फिर से वुडन आर्टिफैक्ट्स को बनाना शुरू कर देता है, जहाँ इसी तरह उन वुडन आर्टिफैक्ट्स को बनाते हुए वांग लिन को 1 साल का और समय गुजर जाता है। और इस 1 साल के अंदर अंदर वांग लिन ने वहाँ पे काफी सारे वुडन आर्टिफैक्ट्स को बना लिया था, जो कि और किसी के नहीं बायून सेट के ग्रेट एल्डर के ही थे। और उन सभी वुडन आर्टिफैक्ट्स के अंदर आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर थी, जिन्हें देखते हुए वांग लिन कहता है चलो ये स्टेप भी पूरा हो गया। और इस सब के साथ साथ मेरे पास जनरल डाउ और उसके साथियों के दिए हुए बाकी एंशिएंट ट्रेस भी मौजूद है, जिन्हें मैं पूरी तरह से रिफाइन करते हुए अपना बना चुका हूँ। लेकिन एक चीज है मेरे पास जो कि मुझे डेविल सी से मिली थी, जिसके बारे में मैं आज तक कुछ भी पता नहीं लगा पाया। और ये कहते हुए वांग लिन अचानक ही अपने पास एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे उस स्क्रॉल को खोलता है तो उसके अंदर से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क ऑरा रिलीज होता है, जिसके चलते वांग लिन वहाँ पे उस स्क्रॉल को समझना तो छोड़ो ऐसे देख भी नहीं पा रहा था। इसलिए वांग लिन जल्दी से उस स्क्रॉल को वहाँ पे एक बार फिर से बंद करते हुए नाम अपना सारे हिलाते हुए कहता है, मुझे लगता है इस एंशिएंट स्क्रॉल को समझने के लिए अभी भी मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। लेकिन अभी वांग लिन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है। और देखते ही देखते वहाँ पे आसमान के बीचों बीच एक पोर्टल ओपन हो चुका था, जो देखते हुए वांग लिन भी जल्दी से उस केव से बाहर आ जाता है। और उस पोर्टल को देखते हुए वांग लिन वहाँ पे खुद से ही कहता है, तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बरसों से इंतजार था। और ये कहकर वांग लिन उस एंशिएंट फर्नेस को बाहर निकालते हुए सीधा वहाँ पे उसी पोर्टल के अंदर भेज देता है। ये वही
एंशिएंट फर्नेस था जो कि वांग लिन को मास्टर वू टाई ने दिया था, और इसी फर्नेस के चलते ही तो स्नोलैंड ने साउथर्न कंट्री के ऊपर अटैक किया था। खैर उसके बाद वांग लिन मास्टर शेन वू की दी हुई हेड को भी पहन लेता है, जिसके चलते अब कोई भी वांग लिन की ट्रू आइडेंटिटी को नहीं देख सकता था। और ये सब करने के बाद वांग लिन भी सीधा आगे बढ़ते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और ये पोर्टल सिर्फ वहाँ पे ही ओपन नहीं हुआ था, बल्कि वो पोर्टल्स पूरे अर्थ में जगह जगह पे ओपन हो रहे थे, जिन्हें सिर्फ गॉड लेवल के कल्टीवेटर्स ही देख सकते थे। और जैसे ही मास्टर शेन वू की नजर वहाँ पे उन पोर्टल्स के ऊपर पड़ती है तो वो भी वहाँ पे उन पोर्टल्स को देखकर वांग लिन को याद करते हुए कहते हैं। तो फाइनली उस लड़के का समय आ ही गया, और अचानक ही वो वहाँ पे वांग लिन को याद करते हुए कहते हैं, लिटिल गाय तुम मेरी दी हुई हैट का अच्छे से फायदा उठा रहे हो। अच्छा हुआ तुम्हारे पास मेरी दी हुई वो हैट मौजूद थी, अगर वो तुम्हारे पास ना होती तो फायरी लैंड के अंदर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता था। और ये कहते हुए मास्टर शेन वू के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है, जबकि अचानक ही छोटे बच्चे वहाँ पे उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, ग्रैंडपा आगे भी कहानी सुनाइए ना, हमें आपकी कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जिसपे मास्टर शेन वू भी वहाँ पे हंसते हुए कहता है कि हाँ शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हजारों साल पहले हुए एक बहुत बड़े हादसे के बारे में, जब सभी एंशिएंट इमोर्टल्स बहुत ही अजीब तरीके के साथ फेरीलैंड में जाने के बाद मारे गए थे। वहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स मौजूद है जिन्हें हर एक कल्टीवेटर हासिल करना चाहता है, इसलिए हजारों साल पहले आई उस खतरनाक तबाही के बावजूद भी जब भी फेरीलैंड के पोर्टल्स ओपन होते हैं तो सभी कल्टीवेटर्स हार ना मानते हुए फेरीलैंड के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेस मौजूद है जिनके इस्तेमाल करते हुए कोई भी कल्टीवेटर खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना सकता है। उनमें से एक टायर का नाम है रेन कैलिड्रॉन, जो कि कभी हमारी इसी कंट्री के अंदर ही मौजूद हुआ करता था, लेकिन उस रेन कैलिड्रॉन की तरह के बाकी ट्रेस वहाँ पे मौजूद है, और उन्हीं को हासिल करने के लिए हमारे अर्थ के सभी कल्टीवेटर्स एक बार फिर से फेरीलैंड के अंदर जाने वाले हैं। असल में वांग लिन ने जिस फर्नेस का इस्तेमाल किया था वो फर्नेस ही रेन कैलिड्रॉन के नाम से जाना जाता था। इसी बीच हमें वहाँ पे डीप स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी कल्टीवेटर्स छोटी छोटी एनर्जी फॉर्म्स में चेंज होते हुए बहुत ही तेजी के साथ फेरीलैंड की तरफ बढ़ने लगे थे, और ये सीन देखने में वाकई बहुत ज्यादा कूल दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।